Hi dear students, today we have to discuss about the simple pendulum. क्या होता है सिंपल पेंडुलम? तो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए सिंपल पेंडुलम यहाँ पे लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं, लेकिन हमें डिटेल में मालूम होना चाहिए कि प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम अलग होता है एंड यहाँ पे आइडियल सिंपल पेंडुलम अलग होता है. क्या होता है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम? तो सबसे पहले हम आइडियल सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे. आइडियल सिंपल पेंडुलम मतलब यहां पे हम क्या करते हैं, एक हेवी पॉइंट मास वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से सस्पेंड करते हैं रिजिड सपोर्ट से. तो ये जो है इट इज हेवी पॉइंट मास and this heavy point mass is suspended by weightless and inextensible string. But heavy point mass does not exist in nature. Weightless string does not exist in nature. That's why ideal simple pendulum does not exist in nature. Now फिर से एक बार, what is mean by ideal simple pendulum? When a heavy point mass suspended by weightless and inextensible string from rigid support forms ideal simple pendulum. Ideal simple pendulum does not exist in nature because there is no heavy point mass and there is no weightless string. Therefore हम प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में हम हेवी पॉइंट मास की जगह पे यहाँ पे यूज करते हैं हेवी स्मॉल स्पीयर, जिसको आप बोलते हैं बॉब. एंड दिस बॉब इज सस्पेंडेड बाय, इंस्टेड ऑफ वेटलेस यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. एंड जब ये ऐसा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, हेवी स्मॉल स्पीयर और बॉब सस्पेंडेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम रिजिड सपोर्ट. तो ये सिंपल पेंडुलम जो है इसकी मोशन हमें शो करना है. अब ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होती है, इसका पीरियोडिक टाइम क्या होता है? तो जब आप सिंपल पेंडुलम को उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे और डिस्प्लेस करने के बाद ये एंगल अगर स्मॉल है, मतलब 10 डिग्री या 10 डिग्री से अगर लेस है, तो ये बॉब की मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी. और यही हमें आज शो करना है और सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम भी हमें यहाँ पे ऑब्टेन करना है. नाउ हमने यहाँ पे मोशन शो करने के लिए, पीरियोडिक टाइम ऑब्टेन करने के लिए एक हेवी स्मॉल स्पीयर लिया है जिसका मास m है एंड इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स रिजिड सपोर्ट. S पॉइंट से उसको सस्पेंड किया है, L विद द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. नाउ दिस बॉब इज डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजीशन. यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसको मास को हम यहाँ पे लिखेंगे, मीन पोजीशन को हम O बोलेंगे. हमने बॉब को यहाँ पे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया है B पोजीशन तक. ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका पाथ AB है, AOB है. अब ये दूसरी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन है. नाउ दिस इज ऑल्सो लेंथ. अब हमने O से लेके B तक डिस्प्लेस किया है बॉब को. जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसको आप रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. अब ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा. तो देखो यहाँ पे जब B पोजीशन पे बॉब है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा हुआ है. एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज थीटा. Angle is very small, therefore OB can be considered as a linear displacement. Therefore OB is nothing but the x. Now B पोजीशन पे जब बॉब होता है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होते हैं. एक होता है वेट ऑफ द बॉब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा होता है टेंशन T along the string toward the point of suspension. Now weight of the bob is resolved into two components.
ये जो एंगल है ये एंगल भी थीटा है। तो यहाँ पे mg का ये कंपोनेंट मिलेगा mg cos थीटा एंड ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। देखो ये दो लाइंस पैरेलल है, एक लाइन इंटरसेक्ट हो रही, दैट्स व्हाई एंगल्स आर इक्वल एंगल। नाउ weight of the bob can be resolved into two component, mg cos theta है, mg sin theta है। This component of the weight, that is mg cos theta, balances the tension. टेंशन along the string को बैलेंस करने का काम mg cos theta weight का कंपोनेंट कर रहा है। एंड जो दूसरा कंपोनेंट है mg sin theta, it is directed towards the mean position and try to pull the bob towards the mean position, hence it act as a restoring force। therefore ये जो restoring force है, this restoring force is equals to mg sin theta। now here I have given a negative sign. What does it indicate? Restoring force is directed towards the mean position and angular displacement is away from the mean position. Both are opposite in direction. Therefore F, restoring force की जगह पे F लिखा, F is equals to minus mg sin theta। now but theta is very small, that's why we can write sin theta is equals to theta। now F become equals to minus mg theta। now according to Newton's second law, force is equals to ma, mass into acceleration, equals to minus mg theta। mm यहाँ पे कैंसल हो गया, therefore we get acceleration is equals to minus g into theta। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एंगल OSB में जाओ। जब देखेंगे तो ये एंगल है, ये आर्क है और ये रेडियस है, ये दोनों रेडियाई हो गई। therefore थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क, आर्क कौन सी है, आर्क OB अपॉन रेडियस, उसमें से BS लिख सकते हैं या OS, दोनों में से कौन सी भी एक वैल्यू पुट करो। therefore theta is equals to arc OB x upon OS is L, hence we can write acceleration is equals to minus g x by L। now अगर आपको मोशन शो करनी है कि सिंपल पेंडुलम या बॉब की मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो वी नो दैट एक्सेलरेशन, इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस जी बाय एल इंटू एक्स। जी एंड एल दोनों भी कांस्टेंट है, therefore acceleration is directly proportional to the displacement and both are opposite in direction, hence motion of this bob, motion of this simple pendulum is linear simple harmonic motion। अगर आपको पीरियोडिक टाइम ऑब्टेन करना है, पीरियोडिक टाइम ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो पीरियोडिक टाइम ऑब्टेन करने के लिए हमें ये स्टेप्स यहाँ पे ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। तो एक्सेलरेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड में, उधर हम ट्रांसफर करेंगे x को, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पे, माइनस जी बाय एल। अब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, by taking square root on both sides, root of acceleration upon displacement is equals to root of minus g by L। अगर आप मॉड साइन का यूज करेंगे तो रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी बाय एल। मॉड साइन यूज करने से साइन चेंज हो गया है, एंड ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है root of acceleration per unit displacement, it is nothing but the omega, therefore we can write here but root of mod of acceleration per unit displacement is equals to omega। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट फॉर्मूला मिलेगा ओमेगा का, और ओमेगा से हम उसका पीरियोडिक टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। therefore इसकी जगह पे हम पुट करेंगे अभी ओमेगा,
omega equals to root of G by L. Now, periodic time of simple pendulum. क्या होता है पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला? 2 पाई अपॉन ओमेगा. Therefore, t equals to 2 pi upon root of G by L. Hence, we can write t equals to 2 pi root of L by G. This expression gives us the periodic time of simple pendulum. ये आपको simple pendulum का periodic time देगा. अब ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. जैसे कि अगर आप भूल गए तो इसको मैं एक बार रिपीट करता हूं कि जैसे आपको मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है. देयरफॉर हियर वी गेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट. मतलब अगर आप मॉड साइन यूज करेंगे तो ओमेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड बाय टेकिंग मॉड ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट. तो ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है. यहां से हमने पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट किया है. तो ये पीरियोडिक टाइम जो होता है इसके भी कुछ लॉज है, लेकिन पहले हम लेंथ फ्रीक्वेंसी इसके बारे में पढ़ेंगे. अब हमने पीरियोडिक टाइम ऑब्टेन किया है तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी का सिंपल पेंडुलम के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी ऑब्टेन करेंगे. देयरफॉर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम? देखो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम. हेंस वी कैन राइट n is equals to 1 by t. देयरफॉर इसका पीरियोडिक टाइम का रेसिप्रोकल ले लो, आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ G by L. This expression gives us the frequency of the simple pendulum. अब फ्रीक्वेंसी और पीरियोडिक टाइम के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है. What is the period of simple pendulum? Time taken by the bob to complete one oscillation is called as periodic time of simple pendulum. Now, what is meant by frequency of oscillation? Number of oscillations performed by the bob or simple pendulum in 1 second or per unit time or per second. ये तीनों में से कौन सा भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं. Number of oscillation performed by the particle in 1 second is called as frequency of simple pendulum. अब after this point हमें length obtain करनी है. लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है? तो ये जो पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन है इसको हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, रूट साइन निकल गया. देयरफॉर एल बाय जी. दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर. This expression, this formula gives us length of the simple pendulum. देखो बेटा यहाँ पे पीरियोडिक टाइम है t equals to 2 pi root of L by G है. फ्रीक्वेंसी हमने ऑब्टेन की है. रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियोडिक टाइम इज द फ्रीक्वेंसी and equals to 1 upon 2 pi root of G by L. And length of the simple pendulum is equals to t square G upon 4 pi square. तो हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल है तो मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी और उसका पीरियोडिक टाइम भी हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया है. इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है लॉज है, सिंपल पेंडुलम के लॉज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेकेंड पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. क्या होते हैं लॉज? तो पहले हमें पीरियोडिक टाइम का फार्मूला लिखना होगा. पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी. यहां से हमें सिंपल पेंडुलम के लॉज मिलेंगे. फर्स्ट लॉ होगा लॉ ऑफ लेंथ. लॉ ऑफ लेंथ आपको यह बताता है कि पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम is directly proportional to the square root of length of the simple pendulum. क्या हुआ इसका मीनिंग?
कि जितनी सिंपल पेंडुलम की लेंथ ज्यादा होगी उतना पीरियोडिक टाइम ज्यादा होगा। अब पीरियोडिक टाइम ज्यादा होगा तो सिंपल पेंडुलम स्लो मूव करेगा कि फास्ट मूव करेगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लेंथ इंक्रीज करेंगे पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज करेंगे पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होगा। अब लेंथ अगर इंक्रीज हो गई तो पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा। मतलब पहले अगर आपको एक ऑसिलेशन को 4 सेकंड लग रहे तो अब आपको 6 सेकंड लगेंगे। सिंपल पेंडुलम विल टेक 6 सेकंड। कितने सेकंड इंक्रीज हो गए? 2 सेकंड। पीरियोडिक टाइम इंक्रीज हो गया। इसका मतलब हुआ पहले एक ऑसिलेशन वो 4 सेकंड में कंप्लीट करता था, अब 6 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। इसका मीनिंग हुआ सिंपल पेंडुलम स्लो मूव होगा। देखो, जब लेंथ इंक्रीज होगी पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, मतलब पीरियोडिक टाइम स्लो मूव होगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब यहां पे सिंपल पेंडुलम की लेंथ डिक्रीज होगी पीरियोडिक टाइम भी डिक्रीज होगा। पीरियोडिक टाइम अगर डिक्रीज होता है, जैसे 4 सेकंड का अगर 3 सेकंड हो गया, इसका मीनिंग हुआ सिंपल पेंडुलम फास्ट मूव होगा। तो ये फर्स्ट लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ लेंथ के नाम से जानते हैं। सेकेंड लॉ फॉर्मूला से ही हमें मिलेगा, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? Periodic time of simple pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. Means acceleration due to gravity की वैल्यू इंक्रीज होती है, पीरियोडिक टाइम यहाँ पे डिक्रीज होगा। पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होगा मतलब सिंपल पेंडुलम फास्ट मूव होगा। अगर g यहाँ पे डिक्रीज होता है तो पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा। पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा मतलब सिंपल पेंडुलम स्लो मूव हो जाएगा। इसका एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे अर्थ निकालता हूं। कंसिडर दैट दिस इज द अर्थ। यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे ये पोल है। ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई g गोज ऑन इंक्रीजिंग। फिर से एक बार, अर्थ से पोल की तरफ जब आप जाएंगे, जब सिंपल पेंडुलम या अपैरेटस लेके इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो g यहाँ पे इंक्रीज होगा। g जब इंक्रीज होगा तो पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होगा, मतलब सिंपल पेंडुलम फास्ट मूव होने लगेगा। और सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ पे, मतलब फास्ट कहाँ पे मूव होगा? तो वो होगा पोल पे। मतलब फास्ट मूव हो रहा है इसलिए पीरियोडिक टाइम पोल पे सबसे कम होगा। फिर जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो g गोज ऑन डिक्रीजिंग, पीरियोडिक टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा तो पेंडुलम स्लो मूव होने लगेगा। जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं g डिक्रीज होता है, पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होता है एंड सिंपल पेंडुलम यहाँ पे स्लो मूव होने लगता है। ये है लॉ, जिसके बारे में पेंडुलम के बारे में और बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंडुलम है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम पे इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है। फिलहाल हम लॉस के बारे में पढ़ेंगे। हमने 2 लॉस पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ लेंथ। इसका स्टेटमेंट है पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें हमने स्टेट किया है कि पीरियोडिक टाइम, सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड लॉ यह है लॉ ऑफ मास। लॉ ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ मास कि जो सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब इंडिपेंडेंट अपॉन मास ऑफ बॉब। बॉब के मास पे इंडिपेंडेंट है इफ रेडियस ऑफ बॉब रिमेन्स द सेम। लेकिन यहाँ पे रेडियस जो होती है बॉब की वो वही होनी चाहिए। मतलब
आपने आयरन की जगह पे वुड का स्पीयर बॉब यूज किया है, या कॉपर का किया है, या एल्यूमिनियम का किया है, पीरियोडिक टाइम पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक प्रिकॉशन आपको यहाँ पे लेनी है, सबकी रेडियस, सबकी साइज यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो जब साइज सेम होगी, रेडियस सेम होगी, तो पीरियोडिक टाइम सिंपल पेंडुलम का डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब। ये है हमारा सिंपल पेंडुलम का थर्ड लॉ। एंड फोर्थ लॉ, लास्ट लॉ, लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। क्या है ये लॉ ऑफ आइसोक्रोनस? जब आप सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं और ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एंड ये एम्पलीट्यूड के ऊपर पीरियोडिक टाइम डिपेंड नहीं करता है। पीरियोडिक टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आपने दिया है, प्रोवाइडेड दैट एम्पलीट्यूड शुड बी स्मॉल, यहां पे एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए। एम्पलीट्यूड शुड बी स्मॉल मतलब बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। देयर आर 4 लॉज ऑफ द सिंपल पेंडुलम। First law, law of length. Periodic time of simple pendulum is directly proportional to square root of the length. Second law, law of acceleration due to gravity. Periodic time of simple pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. Third law, law of mass. Periodic time of the simple pendulum does not depend upon mass of the bob if radius remains the same. And last law, law of isochronous. क्या बताता है law of isochronous? Periodic time of simple pendulum does not depend on amplitude of the oscillation, provided that amplitude should be small. ये हो गए लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड्स पेंडुलम। आफ्टर सिंपल पेंडुलम we have to discuss about the next pendulum. This pendulum is called as seconds pendulum. Why this pendulum is called as second pendulum? So, second pendulum is nothing but the simple pendulum whose periodic time is 2 seconds. ये सिंपल पेंडुलम ही होता है लेकिन इसका पीरियोडिक टाइम फिक्स है, 2 सेकंड है। तो दिस पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड एज सेकेंड पेंडुलम। फिनिश हो गया। सेकेंड पेंडुलम मीन्स व्हाट? फिर से एक बार कि पेंडुलम whose periodic time is 2 seconds is called as second pendulum. Now, the periodic time of simple pendulum is t equals to 2 pi root of L by G. But हमें मालूम है सेकेंड पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम होता है 2 सेकंड। Now, instead of 2 t we have to put 2 second. 2 equals to 2 pi root of L by G. By squaring on both sides we get 4, 2 का square 4 is equals to 4 pi square into L by G. 4 get cancelled. Therefore 1 equals to pi square L by G. Now we get length of the second pendulum L equals to G upon pi square. This formula expression gives us the length of second pendulum. Now we know that G for acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। एंड पाई स्क्वायर की वैल्यू मतलब 3.14 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो 9.86 होता है। पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86। ये वैल्यूज अगर आप लेंथ में पुट करेंगे तो 9.8 अपॉन 9.86 मतलब लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम इज ऑलवेज लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर से लेस होती है, या अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम इज इक्वल्स टू 1 मीटर। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे।
What is meant by second pendulum? Second pendulum means a pendulum whose periodic time is 2 seconds. Now, the periodic time of simple pendulum is given by t equals to 2 pi root of L by G. Periodic time की वैल्यू 2 सेकंड है, हमने वो पुट कर दी है by squaring on both side. ये वैल्यू मिलेगी 4 को हम कैंसिल करेंगे. अब यहाँ पे ये फॉर्मूला रिमेन रह गया. फिर L इक्वल्स टू G अपॉन पाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको लेंथ देगा सेकेंड्स पेंडुलम की. एंड अगर ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो दिस वैल्यू इज लेस देन 1 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम ऑलवेज ही 1 मीटर से लेस होती है. एंड अप्रोक्सीमेटली अगर आपको लेना है तो उसकी वैल्यू 1 मीटर लेंगे. दिस इज अबाउट द सेकेंड पेंडुलम. अब पेंडुलम जो होते हैं सिंपल पेंडुलम या अदर टाइप्स ऑफ पेंडुलम जो है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं. ये सिंपल पेंडुलम जो हमने पढ़ा है तो सिंपल पेंडुलम पे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी बहुत है, तो उसको हमें नीट या जे के रिगार्डिंग उसको डिटेल में पढ़ना है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें टाइप्स ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ना है. उसके पहले सिंपल पेंडुलम पे इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है उसके बारे में, जिसके ऊपर जनरली एमसीक्यू हमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं.